नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बजट 2026-27 निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक दिन, क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए कि रविवार को पहली बार बजट पेश किया गया है और इस बजट में उन्होंने 2047 के मिशन को हासिल करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है जो आने वाले समय में फायदा दे सकते हैं। बजट से रिलेटेड उसकी कुछ खास बातें और उसमें क्या कुछ कमियां रह गई हैं और शेयर बाजार इतना ज्यादा उस पर रिएक्ट क्यों कर गया आज 1 फरवरी के दिन। आज इस पर प्रोफेसर ललन प्रसाद सर से, जो जाने माने एनालिस्ट हैं अर्थ के मामलों के और अर्थशास्त्री भी हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर में ये सब कुछ जो कुछ भी निर्मला सीतारमण रमण ने देश को बताने की कोशिश की है उस पर कुछ रिएक्शंस और खास करके सेंसेक्स का रिएक्शन इतना बेकार क्यों रहा। ओवर टू यू सर। पहला सवाल तो यही है। देखिए, ऐसा है कि ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, पॉपुलिस्ट नहीं है। जैसा कि आमतौर से होता है, अगर टैक्सेज में कुछ कमी कर दी गई होती इनकम टैक्स वगैरह में, तो बड़ा पॉपुलर रहता बजट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स स्लैब वगैरह में तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं गया है। डायरेक्ट टैक्सेज इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में जरूर परिवर्तन हुआ है, कस्टम ड्यूटी में कमी आई है। वो प्रोडक्ट्स जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा उपयोगी हैं और इंपोर्ट होते हैं, और खास तौर जो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनका क्वालिटी प्रोडक्शन में बहुत महत्व है, ऐसे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट ड्यूटीज में कमी की गई है। कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको इसमें ड्यूटी में लाया गया है। बाकी कुछ हाईलाइट इस बजट के मैं देना चाहूंगा। एक तो ऐसे माइनिंग सेक्टर को काफी एम्फेसिस है, और क्रिटिकल मिनरल्स में हमें प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी ये सोचा गया है कि जो माइनिंग सेक्टर को स्ट्रांग किया जाए। एक माइनिंग कॉरिडोर बनाने की भी इसमें बात की गई है, जो एक इनोवेशन होगा, और काफी अमाउंट इसके लिए गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। फिर ये बायो फार्मा बहुत पॉपुलर हो रहा है, और इसका खासतौर से एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है। इसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, और खास तौर से जो एग्रीमेंट हमने यूरोप के साथ किया है, यूके के साथ किया है, तो इस जो अमेरिका में टेक्सटाइल सेक्टर को धक्का लग रहा है हमारे, या और भी आगे धक्का लग सकता है अगर उनकी टैरिफ कंटिन्यू कर गई, तो ये हमारे लिए नई ओपनिंग होगी। तो इसके लिए भी सरकार ने प्रोविजन किए हैं, और व्यूअर्स के लिए और इनकी बेनिफिट के लिए भी प्रोग्राम किए हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर में मेगा पार्क बनाने की बात भी कही गई है। फिर ये कैपेक्स में सबसे बड़ा एम्फेसिस अब भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करते हैं उसके लिए कैपिटल की, पूंजी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस बार 12 लाख करोड़ के रुपए करीब प्रोविजन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें देखने वाली ये भी है कि एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि एआई का पेनिट्रेशन जीवन के हर क्षेत्र में होता जा रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसके लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग ये सब बहुत जरूरी है। तो इसमें भी बजट में अच्छा इम्फेसिस दिया गया है कोस्टल रीजन के मैनेजमेंट में, और प्रशासन सुधार में, इन सब चीजों में भी एआई का रोल होगा। तो एआई पर बजट में एम्फेसिस है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारी बहुत अपकमिंग इंडस्ट्री रही है, और इसके लिए काफी एलोकेशन हुआ है, 40,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है, वन ऑफ द हाईएस्ट है जो बाकी रेलवे में भी देखिए, जो स्पीड ट्रेनें हैं, बहुत तेज चलने वाली ट्रेनें हैं, तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 7 कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, और ये कई शहरों को लिंक करेगी। एनआरआईज के लिए भी पोर्टफोलियो स्कीम जो बनाई गई है, उसमें कुछ सुविधाएं दी गई हैं ताकि एनआरआई कुछ इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सके इंडिया में। और एनआरआई से जो कुछ प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, और जो टैक्सेशन है, तो उसमें भी कुछ रियायत दी गई है कि ताकि एनआरआई अट्रैक्ट हो सके।
बाकी मेडिकल टूरिज्म पर भी बड़ा हम्म, अच्छा एम्फेसिस है इसमें, हम्म, और ये बड़ा ग्रोइंग मार्केट इंडिया का है, क्योंकि इसमें दो दो चीजें इंडिया के साथ जो प्लस पॉइंट है, वो एक ये थे कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया का है, वो उसका खर्चा कंपेयर टू अमेरिका या यूरोप के देशों से बहुत कम होता है। हम्म, तो इसकी वजह से बहुत से टूरिस्ट, बहुत से लोग यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और दूसरी बात है कि क्वालिटी भी अच्छी है, हमारे डॉक्टर बड़े इम्प्रेसिव हैं, और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, चीप मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है। यही जो मेडिसिन हमारे यहाँ मिलता है यूरोप में और देशों में महंगा होता है। तो कुल मिलाकर मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पर कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसकी वजह से मेडिकल टूरिज्म के का बड़ा अच्छा स्कोप और बढ़ाने का है। बाकी कुछ इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस की कोलैबोरेशन की बात भी कही गई है इस बजट में, हम्म, खासतौर से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके लैब वगैरह में कैसे इंडस्ट्री मदद कर सकती है और कैसे वो इंडस्ट्री को वो मदद कर सकते हैं, इसके लिए प्रोविजन भी किया गया है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने का अच्छा प्रयास किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट वो कॉरिडोर। सर्किल भी बनाने की बात की गई है, और बाकी टूरिस्ट गाइड्स के ट्रेनिंग का 10,000 ट्रेंड गाइड्स तैयार किए जाएंगे। इसके लिए है आर्कियोलॉजिकल साइट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए बात हुई है, और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। स्पोर्ट्स खेलो इंडिया मिशन में अच्छा एलोकेशन किया गया है। एक जो और इम्पोर्टेंट चीज इस बजट में है, वो कोस्टल रीजन है। हम्म, कोस्टल रीजन पर बहुत खास एम्फेसिस बजट के अंदर है। मरीन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में, सेल में जो मदद की जाएगी वो तो है ही। उसके अलावा कोस्टल शिपिंग में और एआई को यूज किया जाएगा मैनेजमेंट में, कोस्टल मैनेजमेंट में, और कोस्टल के विकास में काफी खर्च करने की सरकार की प्रावधान, सरकारी प्रावधान है। और इसका एक बात और भी है कि हमारी मरीन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बहुत बाहर के देशों में बहुत है, हम्म, और इसलिए भी इसका महत्व। फिर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट काफी करता है कोस्टल रीजन में, तो लोगों के रहन सहन में बढ़ोतरी हो, उनकी वेलफेयर स्कीम्स में। देन फिर कुछ इंडस्ट्री जैसे कोस्टल रीजन में कोकोनट का है, सैंडलवुड है, या इस तरह का है। तो ये साउथ के सदर्न स्टेट्स के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वरदान है। इसमें काफी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने जा रही है। तो मैरीन इंडस्ट्रीज और कोकोनट, सैंडल, ये सब चीजें ओरिएंटेड है साउथ के डेवलपमेंट के लिए। और फिस्कल डेफिसिट की बात जहाँ तक है, हम्म, तो गवर्नमेंट ने जो अपना प्लान बनाया था कि 4.5% के नीचे होगा, तो जो करंट ईयर में गवर्नमेंट का एस्टिमेट था वो 4.4% में कह गया है। और अब जो 26-27 में वो कह रहे हैं कि हम इसको 4.3% पर लाएंगे। हम्म, ये ठीक है कि डेफिसिट को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, लेकिन ये बहुत मार्जिनल कंट्रोल है, बहुत ज्यादा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी करनी चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी तो ठीक है, वो तो इकोनॉमी को बूस्ट करती है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना अधिक होता है, उतना वो सरकारी खजाने का दोहन होता है उसकी वजह से। तो प्रोफेसर इस सर, पर एक बड़ा सवाल है। पहली बार रक्षा बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है, 21% की वृद्धि है। ये किस बात की ओर इशारा करती है? क्या रक्षा बजट बहुत ज्यादा बढ़ा देने के कारण ही शिक्षा पे या अन्य क्षेत्रों में हम उतना बजट एलोकेट नहीं कर पाए? क्या ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है? नहीं, ये आपने ठीक कहा। एक रीजन तो ये है कि जो सोशल वेलफेयर है या समाज कल्याण की स्कीम्स हैं, उन पर एम्फेसिस कम है इस बजट में। हम्म, हम्म, और वो एम्फेसिस अगर कम है एजुकेशन पर और हेल्थ केयर पर और सब चीजों पर, पेंशन स्कीम्स वगैरह पर, तो इसका एक बड़ा कारण तो ये है कि डिफेंस में काफी पैसा खर्च हो रहा है। हम्म, और देखिए, जो डिफेंस में बढ़ोतरी की गई है वो आवश्यक हो गई है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पड़ोस में आप जो कुछ देख रहे हैं, बांग्लादेश भी हमारा होस्टाइल हो गया है, और चीन तो है ही, पाकिस्तान भी होस्टाइल हो गया है, और बॉर्डर हमारे टर्बुलेंस में है, सारे बॉर्डर। तो इसकी वजह से हमें डिफेंस पर एक्सपेंडिचर करना ही होगा। दूसरी बात ये कि हमारा डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है, वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
देखिए 100 देशों में लगभग हम अपना डिफेंस प्रोडक्ट्स राइट। और डिफेंस उपकरण और प्रणाली बेचने की स्थिति में आज हैं। हम्म। और हालांकि बहुत सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट तो हम अभी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम बड़े बड़े देशों पे अमेरिका और रूस और कंट्रीज पर निर्भर हैं। लेकिन आप कह लीजिए कि मीडियम लेवल पर अगर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारा काफी जोर है, उसमें उसमें हमें काफी सफलता मिली है हम्म। और हम ग्रेजुअली हाई टेक पर जा रहे हैं। हम्म। और मेरा ख्याल है कि अगर R&D पर जो खर्च करने के बाद राइट। भी इस बजट में बहुत है, उसका भी एक कारण यही है कि हम कैसे अधिक से अधिक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बना सके, हाई टेक इंस्ट्रूमेंट बना सके। क्योंकि देखिए लड़ाई का सारा वॉरफेयर का सिस्टम सारा बदल गया दुनिया में। हम्म। अब ये ड्रोन का युग आ गया। बिल्कुल। पैदल की लड़ाई तो बहुत जमाने से खत्म हो चुकी है। हम्म। उसके बाद ये मिसाइल्स आए, मिसाइल से आ गया, अब ड्रोन आ गया। और ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग में अभी हम पीछे हैं, मतलब जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हम नहीं कर पाए। दूसरी जो मिसाइल्स भी हमारे पास हैं, तो हमारी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम जैसे अब यूक्रेन और रूस में आप क्या देख रहे हैं, इतनी मिसाइल्स और इतने ड्रोन चल रहे हैं और ड्रोन्स को गिराना इतना आसान नहीं है। बहुत जगह वो कोशिश करने के बावजूद भी ड्रोन बम्बार्ड कर देता है। और रशिया में भी है, यूक्रेन में भी कितने पावर प्लांट्स और क्या क्या चीजें ड्रोन से राइट। उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसे आई है कि हमें इस बारे में काफी काम करना है और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हमें मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। हम्म। अभी देखिए, अभी तो हाल में न्यूज दिया आया था कि पाकिस्तान से कई बार ड्रोन देखे जाते हैं जम्मू में और रीजन वगैरह में। लेकिन हमारी सेनाएं उसको मार नहीं पाती, बहुत से ड्रोन अंदर घुस जाते हैं। तो अब हमें ऐसी कैपेसिटी फूल प्रूफ बनानी पड़ेगी कि जो हमारे टेरिटरी में एक भी ड्रोन घुसने राइट। ना पाए। राइट। राइट। और तो इस तरह के लिए जब तक कि बजट में एलोकेशन नहीं होगा इन चीजों के लिए और हम इतना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बना नहीं पाएंगे, तब तक हमारी रक्षा प्रणाली उतनी सुरक्षित नहीं होगी जितनी हमें चाहिए। तो मैं एक और। समझता हूँ ये। जी। जी जी, कुछ कह रहे थे सर आप। एक सर क्षेत्र और है जिसमें हाँ। जो रोड और शिपिंग डेवलपमेंट को लेकर के है, इसमें भी लगभग 2 गुना किया गया है बजट का एलोकेशन। सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी और पटना या बिहार कह लीजिए, वहां पर शिपिंग से जुड़े काम होंगे। ये सरकार का एक बड़ा अजीब सा फैसला हुआ है, जबकि ये कोस्टल एरिया में ये सारी गतिविधियां होती हैं। हाँ, नहीं ये तो जरूरी भी है। देखिए, जो हाईवेज होते हैं ये इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत मदद करते हैं, हम्म। क्योंकि इससे लिंकेजेस बढ़ते हैं, हम्म। ट्रांसपोर्ट कास्ट कम होता है, हम्म। ट्रांसपोर्ट टाइमिंग घटती है। वो तो है, वो तो अब है। इससे ट्रांसपोर्ट टाइमिंग घटने से पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम होता है। हम्म। यानी पूरा आप ओवरऑल देखिए, जो सेविंग होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। हम्म। और फिर ये है कि गांव गांव लिंक हो जाते हैं शहरों से। जब आप हाईवे बनाते हैं तो कहीं न कहीं से कॉरिडोर देते हैं, तो जो छोटे-छोटे शहर हैं, गाँव हैं, सारे लिंक हो जाते हैं। तो जो लिंकेजेस होता है ये ट्रांसपोर्ट का, ये बहुत ज़बरदस्त है। हम्म। ऐसे ट्रक ट्रांसपोर्ट भी तेज़ी से बढ़ता है। हम्म। और बाकी पैसेंजर कार्स वगैरह भी देखिए, बहुत से लोग अपनी कार से ट्रैवल करने लग जाते हैं, बड़े-बड़े काफ़ी डिस्टेंसेस तक। तो उसमें लोगों का खर्च भी कम आता है और एक सुविधा बिल्कुल। होती है और इकॉनमी ग्रो करती है। चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम हो जाता है। अब जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत आसानी से बड़ी-बड़ी दूर-दूर तक या दूर-दूर इलाके में हमारे ट्रक्स हैं और ये पहुँचा सकते हैं अगर हमारे हाईवेज अच्छे हैं। हाँ तो हाँ। इसका फ़ायदा हुआ इकॉनमी को, ओवरऑल बिल्कुल। इकॉनमी को बड़ा फ़ायदा बिल्कुल। होता है इसका। बिल्कुल। जी। प्रोफेसर सर, चलते चलते एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा। मध्यम वर्ग निराश तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत उत्साहित नहीं दिख रहा है इस बजट से। अच्छा, हाँ, आपने एक सवाल का जवाब सर देना है। बाजार ने जो रिएक्शन किया वो बड़ा ट्रेजेडी भरा रहा, ऐसा क्यों? अब देखिए, मध्यम वर्ग की जहाँ तक बात है, तो एक तो सैलरीड क्लास है। और जैसा मैंने कहा कि सैलरीड क्लास एक्सपेक्ट कर रहा था हाँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन में
बढ़ोतरी हो जाएगी और कुछ स्लैब में चेंजेज आएंगे ताकि इनकम टैक्स का बर्डन कम हो, तो वो सरकार ने नहीं किया। और मैं समझता हूँ फाइनेंशियल क्रंच इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस समय हमें जो कैपेक्स के लिए और डिफेंस के लिए और इन चीजों के लिए जो पैसे चाहिए, तो कहाँ से आएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, डेट इक्विटी रेशियो हमारा फेवरेबल नहीं है, बढ़ता जा रहा है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब ये कि अब सरकार बारोइंग बहुत कर रही है, पब्लिक से भी बारोइंग बहुत जबरदस्त हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो हम उन देशों की कैटेगरी में पहुंच रहे हैं कि जहाँ डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही देखिए, हमारी करेंसी की प्रॉब्लम भी है। अब रुपया काफी डिटोरेट हो गया है और लगता है कि शायद 100 रुपए तक चला जाएगा डॉलर, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो ये क्यों हुआ? अब FII जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने हाथ खींचना शुरू कर दिया है पिछले कुछ महीनों से। तो इसकी वजह से रुपया और डाउन हो रहा है। और फिर ये सोने चांदी के भाव जो इतने बढ़ गए, इतने ऊंचे आ गए, और जो रिजर्व बैंक और दुनिया भर के जो बैंक्स हैं, फेडरल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स, वो सोना चांदी खरीद के अपना भंडार भर रहे हैं, क्योंकि सब जगह अनसर्टेनिटी हो गई है और डॉलर के ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है, जो ट्रम्प की नीति है। इसकी वजह से लोग जो अमेरिकन सिक्योरिटीज वगैरह है, अमेरिका के जो बॉन्ड वगैरह है, उनको लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से, और जो डॉलर, जो अमेरिका में लोगों का गोल्ड रिजर्व था, वो भी बहुत से कंट्रीज धीरे धीरे अपना निकाल रहे हैं। इंडिया में बहुत सारा अमाउंट, बहुत क्वांटिटी में गोल्ड अपना सब वापस ले दिया है, क्योंकि अमेरिका, आप जानते हैं कि ये गोल्ड स्टोरेज है दुनिया का। बिल्कुल बिल्कुल। और वो गोल्ड बहुत से कंट्रीज ने सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। तो अब धीरे धीरे सब कंट्रीज अपना उसको विड्रा कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर पर विश्वास गिरता जा रहा है। तो अमेरिकन इकोनॉमी की जो स्थिति है, उससे अब ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि अमेरिका अब उस लेवल पर अमेरिका नहीं रह गया जिस पर अभी कुछ वर्षों पहले तक था। और खास तौर से ट्रम्प की जो बड़ी अनस्टेबल नीति है कि किसी कंट्री को कह देंगे इतना टैरिफ लगा देंगे, इतना टैरिफ लगा देंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, ईरान पर अटैक कर देंगे, क्या क्या कि उनकी क्या क्या स्कीमें हैं। यूक्रेन में शांति बना देंगे। आज तक कोई शांति यूक्रेन में नहीं हुई। पहले तो यूक्रेन को लड़ा दिया, उसको कहा जितना भी खर्च होगा हम देंगे, अब तुम लड़ो सोवियत यूनियन से। और जब यूक्रेन पस्त हो गया और करोड़ों लोग बेचारे बेघर बाहर हो गए और लाखों लोग मर गए, तब अब वहां अमेरिका ने हाथ खींच लिया। कितने अब नंबर दे कहता रहे हैं है सर? कि कितने जब नंबर तक दे कि रहे हैं रूस इस? तो अमेरिका की नीति की वजह से भी तो दुनिया में बड़ी खलबली मची हुई है ना। तो हमें अपनी इकोनॉमी को तो सेफगार्ड करना है, उसको आगे ले जाना है। तो हम ऐसी अनस्टेबल पॉलिटिकल सिनेरियो में कैसे आगे बढ़े, ये इसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कितने नंबर देंगे सर इस बजट को आप? मैं समझता हूँ कि मैं तो इसको 7/10 दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ओके। संक्षिप्त विश्लेषण हमने लिया, क्योंकि आज सुबह से सर विभिन्न चैनल्स पर बैठे हैं और हमारे लिए उन्होंने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के इन विचारों से और इनके विश्लेषण से जो आप सहमत हैं, तो प्लीज़ इसकी जानकारी इनसे आप मांग सकते हैं, और जानकारी और इनकी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।